अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ के चीन के दौरे की, जहां वो तियानजिन में मुनक्किद होने वाली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 25वें हेड ऑफ स्टेट इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये इजलास न सिर्फ खित्ते के अमन और इस्तेहकाम बल्कि मुआशी ताउन और मुश्तरका चैलेंजेस के हल के लिए भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म की इस मसरूफियात के दौरान एक और अहम मौका तब सामने आया जब उन्होंने तियानजिन यूनिवर्सिटी में पाकिस्तानी और चीनी तुलबा से खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने पाक चीन दोस्ती को शायर रेशम जितनी पुरानी और मजबूत करार दिया। इसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को तरक्की और खुशहाली की राहों का जामन भी करार दिया। नाजरीन, उन्होंने इसके साथ साथ ये भी कहा कि चीन के में गुर्बत के हाथमे को एक मॉडल करार दिया और उसको सराहा भी। इसी हवाले से हम बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट सलमान गनी साहब, के साथ हैं डॉक्टर अर्शा मीर, एनालिस्ट। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। अर्शा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आज अपना कीमती वक्त हमें देने का। जैसे भी थोड़ी देर पहले हमने देखा है सलमान साहब के वज़ीर आज़म साहब की जो स्पीच है तियानजिन में यूनिवर्सिटी में अभी मुकम्मल हुई है, जिसमें उन्होंने बहुत से अहम निकात पे जो है वो बात की है। सबसे पहले तो SCO समिट जो 25वीं इस वक्त चल रही है और शहबाज शरीफ साहब उसमें शिरकत करने नुमाइंदगी कर रहे हैं पाकिस्तान की, इस हवाले से हम बात करेंगे। आपके ख्याल में ये इजलास पाकिस्तान के लिए किस हद तक मौसर साबित होगा? देखिए, ये जो प्लेटफार्म है ये इलाकाई तरक्की, इस्तेहकाम और ख़ास तौर पे अमन व अमान के हवाले से बड़ा इम्पोर्टेंट है। 26 ममालिक के सरबराहान ममालिकत इसमें शरीक हो रहे हैं जी। और जहाँ तक आपने इसकी इम्पोर्टेंस की बात की है तो इस खित्ते में ये जो प्लेटफार्म है सबसे ज़्यादा मौसर कहलाता है। आपको याद होगा इसका इजलास पाकिस्तान में भी हुआ था और इससे पहले जितने इजलास हुए हैं उसमें देखें इन्होंने इस बार इस नुक्ते पे ये सारा कुछ कर रहे हैं कि जी इस खित्ते के इश्यूज़ है, इस खित्ते में ही हल होने चाहिए। और मैं समझता हूँ इस तहरीक में बुनियादी किरदार पाकिस्तान का रहा है। पाकिस्तान ने, आपको याद होगा कि अफ़गानिस्तान के अंदर वो अफ़गानिस्तान जो जिसमें बदअमनी का दौरा था, तो पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया था कि इस खित्ते के इश्यूज़ को हल करने के लिए और इस खित्ते में मुआशी तरक्की और खुशहाली के अमल को आगे बढ़ाने के लिए अफ़गानिस्तान में अमन होना चाहिए। और फिर सारे ममालिक आप देखें, चीन, रशिया, ईरान, टर्की, सब ने अपना अपना रोल अदा किया और किसी हद तक अफ़गानिस्तान के अंदर अमन ज़रूर कायम हुआ है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो तियानजिन यूनिवर्सिटी में उन्होंने ख़िताब किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, देखिए जब आप नौजवानों से ख़िताब कर रहे होते हैं ना, तो कहते हैं कि अच्छा लीडर वही होता है जो उस वक़्त ख़ुद को भी नौजवान समझे। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जहाँ पर ये उनकी तालीमी दरसगाह बड़ी तारीख़ी है, लाखों लोग यहाँ से फारगुल तहसील हैं, जहाँ पर उन्होंने उनकी उस दरसगाह की तारीफ़ की है। वहाँ पर उन्होंने ये बताया कि हमारी 60% आबादी भी नौजवानों पर मुश्तमिल है। और उन्होंने पाकिस्तान चीन के तल्लुकात और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो नौजवानों की अहमियत और हैसियत और मौजूदा हुकूमत के जो नौजवान नस्ल के लिए इक़दामात हैं उस पर बात की है। और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को एक बड़ा एजाज़ हासिल है कि ये एक पार्टी के प्राइम मिनिस्टर ज़रूर हैं, लेकिन आपने नोट किया होगा कि माजी के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर होते थे वो सियासी मुखालफिन के साथ उलझते नजर आते थे, लेकिन ये बात करते हैं मुआशी तरक्की की, खुशहाली की, नौजवानों की अहमियत की, मुल्क को आगे ले जाने की। और इसीलिए मैं आपको बताऊं कि चाइनीज़ को ये बड़ा अपील करते हैं। वो जो शहबाज स्पीड वाला लफ्ज़ आया था ना, वो चाइनीज़ ने इनके बारे में कहा था। और फिर मुझे याद है कि जब इन पे मुश्किल वक्त आया तो चाइनीज़ कॉन्सुलेट जो लाहौर में था वो इनको जेल में मिलने जाया करता था। और आज भी देखिए, मुझे खुद वहाँ पर चीन जाने का इत्तेफाक हुआ है। वो दो लोगों को बड़ा सराहते नजर आते हैं। एक तो जब वो पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की, CPEC की, इलाकाई इस्तेहकाम में पाक चीन ताउन की बात करते हैं, तो वो पाकिस्तान के दो लोगों पे एतमाद का इजहार करते हैं। एक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पे, एक हमारे सिपा सालार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पे। और वो ये कहते हैं कि पाक चीन दोस्ती के हवाले से इनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक बात इस विजिट के हवाले से मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का वहाँ पर जो इस्तकबाल हुआ है एक फातेह मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से हुआ है। और मैं मोदी साहब का इस्तकबाल भी देख रहा था कि वो जो हार होती है ना उसका कोई बाप नहीं होता। और फिर इस मुलाकात में जब शंघाई कॉन्फ्रेंस में एक छत के नीचे मेरा इंटरेस्ट बतौर जर्नलिस्ट ये है कि वहाँ पर इस खित्ते के दो न्यूक्लियर पावर्स की लीडरशिप मौजूद होगी। क्या वो आपस में हाथ मिलाएंगे, क्या कोई जेस्चर देंगे? पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के बारे में मैं ये बात जरूर कर सकता हूँ कि अगर मोदी साहब सामने आए ना तो ये ज़रूर उनसे हाथ मिलाएंगे और फिर ये वही बात दोहराएंगे जो पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ है। क्या है
مل کے بیٹھتے ہیں, ہمارے درمیان جو تنازعات ہیں وہ طے کرتے ہیں. میرے خیال میں یہ چیز امپورٹنٹ ہوگی. اچھا, اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. جس طرح سلمان گل نے بات کی, جس طرح سے استقبال کیا گیا وزیر اعظم صاحب کا, پرائم منسٹر صاحب کا ریڈ کارپٹ سے استقبال کیا گیا, اس کے برعکس ہم دیکھیں اگر مودی کا تو اس طرح سے نہیں استقبال کیا گیا, اور جب وہ اترے ہیں وہاں پہ تو کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ جو یہ پروٹوکول دیا گیا ہے, جس طرح سے استقبال کیا گیا ہے, پاکستان کی سفارتی کامیابی سمجھا جائے اس بات کو؟ تھینک یو کومل. بالکل اس کو سفارتی کامیابی سمجھا جائے. آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف نے جب چائنا کا دورہ کیا ہے تب تک ان کا استقبال جو ہے وہ بڑا پرتپاک ہوا ہے, لیکن یہ والا جو استقبال تھا یہ پاکستانیوں کے لیے ایک بہت فخر کا باعث ہے کہ جب مودی صاحب بھی وہاں موجود ہیں اور جب شہباز شریف صاحب بھی وہاں پہ گئے ہیں تو یہ جیت کی ایک نشاندہی بھی کر رہا ہے, اور ہم سب کے لیے یہ ایک فخر کا باعث ہے کہ ہمارا وزیر اعظم ہے اور 26 ممالک کے جب وہاں پہ لوگ موجود ہیں, ان کے لیڈرشپ موجود ہے, تو وہاں پہ ہمارے پرائم منسٹر کو جو ایک مقام ملا ہے وہ ہم سب کے لیے بہت بڑی بات ہے, اور ہم سب کو یہ چیز اون کرنی چاہیے. جیسے ہمیشہ سلمان غنی صاحب کہتے ہیں کہ 10 مئی کے بعد کا جو پاکستان ہے اس میں بہت بڑا فرق ہے, تو یہ فرق دنیا کے ہر خطے میں نظر آئے گا, دنیا کے ہر ملک میں جب ہمارے وزیر اعظم جائیں گے ہمیں یہ خاصا فرق نظر آئے گا, اور ہمیں اس چیز پہ جب تک یہ حکومت ہے, جب تک ہم لوگ ہیں, ہمیں تب تک اس چیز پہ فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے پاکستان کا نام جو ہے وہ اتنے ممالک میں سر فہرست ہے, اور ہمارے وزیر اعظم کو اتنی عزت مل رہی ہے. یہ صرف ہمارے وزیر اعظم کو نہیں, یہ پورے پاکستان کو عزت مل رہی ہے. سلمان صاحب اسی بات کو آگے بڑھائیں گے. جس طرح سے ابھی ارشا نے کہ 26 ممالک کے ہیڈز آف اسٹیٹ وہاں پہ موجود ہیں, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ کس طرح مزید جو ہے وہ شراکت داری کو بڑھایا جا سکتا ہے ان ممالک کے ساتھ؟ دیکھیں, اگر آپ جیسے ابھی ارشا نے حوالہ دیا 22 اپریل سے پہلے کا پاکستان, میں مثال اس لیے دیتا ہوں کہ وہ ایک شر تھا جو پاکستان کے خلاف مودی نے پیدا کیا تھا, اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ 7 اپریل 12 اپریل اور 17 اپریل میں نے ان کی اسپیچز سنی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان پر چڑھ دوڑیں گے, پاکستان کو سبق سکھائیں گے. تو اس شر میں سے خیر نکلی پاکستان کے لیے کہ پاکستان کو ایک بہت بڑی فتح ملی اپنے سے کئی گنا بڑی طاقت پہ. اور آج آپ پاکستان کی بیرونی محاذ پہ پذیرائی دیکھیں کہ آپ کی 5 صدی کی تاریخ میں اتنی پذیرائی پاکستان کو کوئی نہیں ملی کہ آپ کے سپہ سالار کو, جو دنیا کا سب سے طاقتور شخص ہے, امریکی پریزیڈنٹ, وہ ورکنگ لنچ پہ بلاتا ہے, اسے ایک اہم شخصیت قرار دیتا ہے, آئی لو پاکستان کہتا ہے, اور اس خطے کی ساری سیاست تبدیل ہوئی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اپنے محسنوں کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے, اور چین آپ کا وہ محسن ہے جو کبھی منہ سے اظہار نہیں کرتا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب 10 مئی کہ 9 مئی کو ان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا, اور انہوں نے اپنا پالیسی سٹیٹمنٹ یہ دیا تھا کہ ہم پاکستان کی سیکورٹی اور سلامتی کے ساتھ ہیں, اور کہتے ہیں دوست وہ جو مشکل وقت میں آپ کے کام آئے. اب جو پرائم منسٹر صاحب وہاں پر موجود ہیں تو ان کی صرف شنگھائی کانفرنس میں ہی انہیں شرکت نہیں کرنی, ان کی چائنا کے پریزیڈنٹ سے بھی ملاقات ہے, ان کی رشیا کے پریزیڈنٹ سے بھی ملاقات ہے, اور آج ہی ان کی ابھی تک جو ملاقاتیں شیڈول تھے اس کے تحت ان کی ترکیہ کے صدر اردوان صاحب سے ملاقات ہو چکی ہے. بات یہ کہ پاکستانی پرائم منسٹر کو ایک غیر معمولی پذیرائی ملنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پاکستان نے اپنے سے کئی گنا بڑی طاقت کو شکست دی ہے, اور پاکستان بھارت کے مقابلے میں چھوٹا ملک ضرور ہے لیکن پاکستان کا ایک بڑا کردار سامنے آیا ہے. وہ امریکہ, بلکہ میں یاد کروا دوں کہ 9 مئی کی رات کو آپ کو یاد ہے کہ امریکی وائس پریزیڈنٹ نے کہا تھا کہ یہ تو ان کا آپس کا مسئلہ ہے اور یہ آپس میں نبڑ لیں گے, لیکن جب انہوں نے اگلے دن انڈیا کو چماٹے پڑتے دیکھے نا تو پھر وہ ان کی حق میں بس اقدار آئے. اور اس وقت آپ دیکھیں کہ ان کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ مودی صاحب ایک نفسیاتی کیفیت سے دوچار ہیں, اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہاں ایک کانفرنس ہو رہی تھی جس میں ٹرمپ صاحب نے آنا تھا, انہوں نے اب وہاں جانے سے انکار کر دیا ہے. مطلب کہ جیت کے 100 باپ ہوتے ہیں اور ہار کا کوئی باپ نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پرائم منسٹر میں پوٹینشل بھی موجود ہے, اور آج کے پاکستان میں پوٹینشل بھی موجود ہے. عسکری محاذ پہ تو آپ نے اپنے آپ کو منوا لیا ہے, اصل چیز ہے معاشی محاذ. اور جیسے ابھی ارشا بات کر رہی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے نوجوانوں میں بڑا پوٹینشل ہے. پاکستان کے نوجوان نسل پہ جب وہ بات کر رہے تھے وہاں پہ تو انہوں نے کہا کہ ہماری 60% نوجوان نسل ہے, تو ہم حضرت اقبال کو ہمیشہ نوجوانوں کا شاعر کہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر ایک دفعہ
नौजवानों पे एतमाद करके देखना चाहिए, ये पाकिस्तान को सरखरू करेंगे। अच्छा, इस हवाले से आज स्पीच में भी शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि पाकिस्तान चीन दो की मशल अब नौजवानों के हाथ में है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि क्या पाकिस्तान के नौजवान जो हैं वो इस हद तक ट्रेंड हैं और इस लेवल पे हैं कि वो पाकिस्तान की लीडरशिप को और पाकिस्तान की जिस तरह मशल कहा है कि वो हैं वो आगे लेके बढ़ सकें? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा पोटेंट है। इतना पोटेंशियल है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के कोने कोने में जब आप जाके देखते हैं तो हमारे ऐसे ऐसे सितारे छुपे हुए हैं कि शायद ही आप किसी और मुल्क में आपको इस तरह का टैलेंट मौजूद हो। अब बात इस चीज़ की है कि हमें थोड़ी सी पुश की ज़रूरत है, यूथ को थोड़ी सी स्पेस की ज़रूरत है। जब हम उसको हुकूमत में, पॉलिसी मेकिंग में, बाकी दीगर चीज़ों में उसको थोड़ी सी स्पेस देंगे तो आप यकीन मानिए इतना पोटेंशियल मौजूद है कि मेरे ख्याल में यूथ जो है वो चेंज मेकर है पाकिस्तान के लिए। तो मैं समझती हूँ कि यूथ को आगे हुकूमत में लेके आना चाहिए, पॉलिसी मेकिंग के अंदर लेकर आना चाहिए। जैसे जैसे वो आगे आएंगे वैसे वैसे वो पोटेंशियल भी जो है वो निखर कर सामने आएगा। इसके साथ साथ जो इन्होंने 60% नौजवानों की बात की और जितने हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बैरून मुल्क ज़ेर तालीम है और जितने 200 से ज़ायद तियानजिन यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, तो आप ये सोचें कि हमें हर अपने जो एरिया है, जो सेक्टर है, उसमें नौजवानों की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी में अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, कंप्यूटर साइंसेस के अंदर, मेडिकल के अंदर, अब तो एग्री इकनॉमिक्स के ऊपर इतनी बात हो रही है कि सैलाब की सूरत हाल की वजह से हमारी एग्री इकनॉमिक्स को इतना नुकसान हुआ है। तो हमें अब एग्री इकनॉमिक्स पे काम करना चाहिए और हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारी यूथ है, वो अभी इन चीज़ों पे काम कर रही है। टेक्नोलॉजी में हम बाकी ममालिक से ज़रूर पीछे होंगे, लेकिन आप यकीन मानिए कि हम इतने पीछे नहीं हैं। अगर हमें स्पेसेस दी जाएं तो हम अपनी जगह खुद बनाएंगे और पूरे पाकिस्तान में हमारी जो यूथ है, आप देखते हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है। हमारे छोटे से छोटा बच्चा लेकर हमारी जो नौजवान नस्ल है वो पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई और पाकिस्तान का नाम रोशन करी और हमारा सर फखर से बुलंद। अच्छा सलमान साहब, इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। यूथ की बात कर रहे हैं तो जब इन्हीं नौजवान वहाँ पे मौजूद थे, आज जब प्राइम मिनिस्टर साहब स्पीच कर रहे थे तो हमने देखा कि वो भी खुशी से खिलखिला रहे थे और लगातार जो है वो तालियां बजाते जा रहे थे, जिससे ये लग रहा था कि पाकिस्तान की जो दोस्ती है चीन से वो हर सतह पर जो है वो तस्लीम की जा चुकी है। इसकी क्या अफादियत आप देखते हैं? एक बात तो भी मैंने जब हजरत इकबाल की मुझे नहीं पता था कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहाँ भी जिक्र किया। मैं ये देख रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि 1 सदी पहले जी हजरत इकबाल ने चीन की तरक्की की पेशगोई की थी। और फिर मुझे याद पड़ता है, मैं पिछले दिनों सोशल मीडिया पे देख रहा था, हमारे एक बड़े मुफक्कर डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने 25 साल पहले कहा था कि जब भी पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आएगा चीन आपके साथ खड़ा होगा। और उन्होंने उसकी वजह ये बताई थी कि जो चीन है वो हनूद और यहूद नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि देखें दोस्ती यही होती है। और मैं जैसे आपको बता रहा था कि जी हमें खुद वहाँ जाकर विज़िट करने का मौका मिला, उनके अदारे देखे। जिस कौम ने, आप कौमों की अगर तारीख़ उठा के देखें ना, जिस कौम ने अपनी नौजवान नस्ल को तालीम से आरास्ता किया, उन पर एतमाद किया और वो सरखरू हुए। देखिए चीनी कौम वो एक कौम है और वो नौजवान नस्ल पे एम्फेसाइज करते हैं, उनकी तालीम के हवाले से, उनके रोज़गार के हवाले से। और ये चीज़ खुद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब में भी मौजूद है। हम बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब भी उन्हें देखते रहे और प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से भी देखते हैं। वो भी कहते हैं कि अपनी नौजवान नस्ल पे एतमाद करना है, नौजवान नस्ल को आगे लेके जाना है। और सबसे अहम बात जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि इनकी हमने तकनीकी जो है वो तालीम देनी है। क्योंकि बात जो है कि MA BA करके तो हमारे लोग डिग्रियां लेके फिरते हैं, उन्हें रोज़गार नहीं मिलता। लेकिन जब आप तकनीकी वाले से अपनी नौजवान नस्ल को तालीम से रास्ता करेंगे तो दुनिया भर में पाकिस्तान को पजीराई भी मिलती है, रोज़गार भी मिलता है। इस वक्त आप दुनिया के जिन ममालिक के अंदर भी जाएँ, जो बड़े प्रोफेशनल्स हैं, IT प्रोफेशनल्स, डॉक्टर, इंजीनियर, उनमें पाकिस्तानी नजर आते हैं। पाकिस्तानियों ने अपने आप को मनवाया है। दरअसल हम लोग कम्प्लेक्स का शिकार है, हमें कम्प्लेक्स का शिकार बना दिया गया है। और जिन कौमों के पास लीडरशिप होती है ना, देखें लीडरशिप आपको आगे लेके जाती है। मुझे नहीं पता, मैं आपको पूरे वसूख से बता रहा हूँ कि पिछली मुझे 4 दहाइयों से जर्नलिज्म में, मैं 2 दहाइयों से देख रहा हूँ कि वो शहबाज शरीफ पे बहुत ज़्यादा इससे उम्मीदें लगा के बैठे हैं। और चीन जो है 3 पॉइंट्स हमेशा जब भी आपको चीनी मिलेंगे वो कहते हैं जी हम पाकिस्तान की मुआशी तरक्की चाहते हैं, पाकिस्तान के इस खिते में किरदार चाहते हैं। और सबसे अहम बात CPEC। देखिए ये CPEC जो था ना, ये आपकी मुआशी तरक्की के हवाले से बुनियादी हैसियत रखता है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ, इसी विजिट में जी
प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा भारी शेड्यूल है। उन्होंने एक सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करना है और उस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में उनके सरमायाकार होंगे, उनके मुआशी माहिरीन मौजूद होंगे और मुख्तलिफ उनकी बड़ी कंपनीज के सरबराहान भी उनसे मिल रहे हैं। वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन कोमल सीपैक के दूसरे फेज के हवाले से भी जो है वो ये चीजें तो तय होंगी, लेकिन जो सरमायाकारी है ना, ये सरमायाकारी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आज से चंद माह पहले तक सूरत मुख्तलिफ थी, लेकिन आप देखें कि जब से आपने एक बड़ी फतह हासिल की है, बड़े ममालिक की तरजीह पाकिस्तान बना हुआ है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है? नंबर एक तो हमने पाकिस्तान के अंदर मायूसी पैदा नहीं करनी। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है, पाकिस्तान के लोग बड़े बाशऊर हैं और सबसे अहम बात यह कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल बड़ी ज़हीन है। आप जरा इस नौजवान नस्ल पे एतमाद करके देखें। हम जर्नलिस्ट हैं, हम जब जाके उनसे पूछते हैं, आज सोशल मीडिया की वजह से उनकी हर चीज पे दस्तरस है। प्रोग्राम का वक्त कम है और बातें पॉइंट्स बहुत ज्यादा हैं। एक और अहम पॉइंट जो है आज की स्पीच में वजीर आजम साहब ने कहा कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को करप्शन फ्री बनाना जो है वो उनकी प्रायोरिटी है और इस वक्त जो है कामयाबी उनको मिल चुकी है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बड़ा उनका वैलिड पॉइंट है। बात यह कि इस करप्शन ने हमारी दुनिया भर में अच्छी तस्वीर पैदा नहीं की। अगर पाकिस्तान का लीडर चीफ एग्जीक्यूटिव ये बात कहता है, उन्हें इस हवाले से इकदाम करने चाहिए। हमारी बदकिस्मती ये है कि ये करप्ट लोग बड़े असर और सूख के अमल होते हैं, ये कहीं ना कहीं से अपना मुकाम बना लेते हैं, पूरे अदारे को डैमेज करते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी लीडरशिप यकसू है कि करप्शन का कला कमा करना है तो ये हो सकता है। अच्छा, इसके साथ जिससे कुदरती आफात से निमटने के लिए जो है वजीर आजम साहब का आज विजिट रहा और जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से उन्होंने देखा कि पाकिस्तान में भी इस तरह की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जैसे इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो मौसमियाती बहरान आया ये हमारी वजह से नहीं आया, भुगतना हमको पड़ रहा है। इससे पहले आपको याद होगा कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान आए थे, प्राइम मिनिस्टर साहब उन्हें सिंध ले गए थे। यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि पाकिस्तान का रोल तो नहीं था, भुगतना पाकिस्तान को पड़ रहा है। अजरबैजान के अंदर भी एक कॉन्फ्रेंस हुई है और प्राइम मिनिस्टर साहब मेरी इत्तला के मुताबिक शंघाई कॉन्फ्रेंस में इस पर बात करेंगे। आज दुनिया को पाकिस्तान के साथ खड़े होने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो जो वल्नरेबल कंट्री है क्लाइमेट का, लेकिन पाकिस्तान जो है ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ने वाला सबसे कम कंट्रीब्यूटर है। लेकिन भुगतना वाकई वही बात है कि हमें ही पड़ रहा है और ये जो कुदरती आफात है इनसे काट रहे हैं बदकिस्मती से। पानी को रोकने के लिए जो टूल्स थे वो हमने काट दिए। इस वजह से वो जो अब क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं या जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं वो फिर अपना रास्ता बनाते हुए हमारे रिवर्स की तरफ आते हैं और फिर रिवराइन फ्लड्स। लास्ट क्वेश्चन अर्शा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है की है प्राइम मिनिस्टर सामने के चीन जो गुर्बत के खात्मे का मॉडल जो चीन ने पेश किया, इस हवाले से 8 करोड़ गुर्बत से निकाला, क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं इस बारे में ये कहूंगी कि हमें भी उसी मॉडल के ऊपर जरूर जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में गुर्बत बहुत ज्यादा है और अब जो सैलाबी सूरत हाल है उसके बाद लोग अब बेघर हो गए हैं, उनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। तो मेरे ख्याल में हमें इस तरह के मॉडल्स, ये पॉलिसीज बनानी चाहिए जो कि हमें आगे जाके नुकसान ना हो और जितनी हमारी इतनी परसेंटेज जो है हमारी वो गुर्बत में है उसको हमें बाहर निकालने की बहुत जरूरत है। जब हम पॉवर्टी लाइन से नीचे जाएंगे तो हमारा कुछ नहीं होगा। जब हम अपनी पॉवर्टी को खत्म करने के लिए इकदाम करेंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान भी फलेगा, फूलेगा और खुशहाल रहेगा और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का एक अलग नाम होगा। क्या कहेंगे सलमान साहब, प्रोग्राम के एंड पे ये विजिट जो है एससीओ समिट जो है क्या फ्रूटफुल किस हद तक रहेगी? आज ये इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मौके हैं, दुनिया का पाकिस्तान उनकी तरजीह में आया है। अभी ये जो गुर्बत के खात्मे की बात कर रहे हैं, इसके लिए पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी और सनती अमल तेज़ करना होगा। इसके लिए सस्ती बिजली फराहम करनी होगी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर में इतना पोटेंशियल मौजूद है कि वो पाकिस्तान को तरक्की की मंजिल पे ले जा सकते हैं। लेकिन हमें पाकिस्तान के अंदर ऐसा साजगार माहौल बनाना होगा ताकि दुनिया यहाँ पर आए। पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल मौजूद है, पाकिस्तान ने तरक्की और खुशहाली की मंजिल पे पहुँचना है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हम पहुँचेंगे। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जो आज की स्पीच रही प्राइम मिनिस्टर साहब की, जिसका हमने फॉलो अप किया और बहुत से अहम निकात पर जो है वो बात हुई, इसका जो लबो-लुबाब है वो यही है कि एट द एंड हमने पाकिस्तान को भी एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान बनाना है और उसके लिए ज़रूरत है, जैसे सलमान साहब ने भी कहा, कि सारे सूबे जो हैं वो मिलकर फेडरल के साथ दें। और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि फर्स्ट प्रायोरिटी उनकी ये है कि पाकिस्तान को करप्शन फ्री बनाएं, जो कि एक बहुत बड़ी जो है प्रायोरिटी है और एक बहुत बड़ी कामयाबी भी है। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम सब एक पेज पे आएं और पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता पाकिस्तान बनाएं। इसी के साथ कोमल सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।